नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर पहुंचे। सीएम धामी पुलिस लाइन में उतरे, जहां उनका स्वागत बीजेपी जिला अध्यक्ष और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना की नींव मुजफ्फरनगर से ही रखी गई थी और रामपुर तिराहे कांड उत्तराखंड आंदोलन से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने कहा, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो रामपुर तिराहे को नमन करते हैं। हर साल 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा होती है, जिसमें आंदोलनकारियों और बलिदानियों को याद किया जाता। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं प्रयागराज में चल रहे सरकार और शंकराचार्य विवाद पर उन्होंने कहा है कि यह मामला जल्द समाप्त होगा और समाधान निकलेगा। मुजफ्फरनगर से जाना हो रहा है, क्योंकि रास्ते में है मुजफ्फरनगर और हमारे पड़ोस में है। और मुजफ्फरनगर एक बहुत ऐसा स्थान है जहां से उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यहीं पर मुजफ्फरनगर का जो रामपुर तिराहा है, वहां पर रामपुर तिराहा कांड हुआ है। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं उस स्थान को भी नमन करते हैं, क्योंकि और प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा होती है। हम सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, उन सभी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। चारधाम यात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लगातार उसका स्वरूप बहुत विस्तार लेता जा रहा है। और चारधाम आने वाले सभी यात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अच्छी यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उनका सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। उसमें सबको सहयोग करें। मुजफ्फरनगर से अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। बता दें, बुधवार सुबह घने कोहरे के चलते एक सरकारी एम्बुलेंस और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ई रिक्शा सवार 7 हाई स्कूल की छात्राएं और ई रिक्शा चालक घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह मामला पुरकाजी थाना क्षेत्र के मोरना मार्ग का है। जानकारी के मुताबिक सिकंदरपुर गांव की रहने वाली छात्राएं आर्य इंटर कॉलेज में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के लिए ई रिक्शा से जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक सरकारी एम्बुलेंस से उनकी ई रिक्शा की टक्कर हो गई। हादसे में घायल छात्राओं के नाम आंचल, निशा, प्रीति, अरीना, निशु और रिया बताए जा रहे हैं, जबकि ई रिक्शा चालक मोनू भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 2 छात्रों आंचल और निशा के साथ चालक मोनू की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल छात्रों के शिक्षक अभिषेक ने बताया कि बच्चे 10वीं कक्षा के एग्जाम के चलते स्कूल जा रहे थे, तभी कोहरे के कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है। स्कूल में जा रहे थे, जैसे 10वीं के एग्जाम चल रहे हैं तो 10वीं के स्कूल में, तो सड़क पे जाते वक्त, गोदना से जाते वक्त 1 किलोमीटर चलने के उपरांत एम्बुलेंस आ रही थी और कोई भी आगे पीछे कुछ नहीं था, तो उसके द्वारा टक्कर लगी। क्या में थे बच्चे? ये रिक्शा में थे। रिक्शा चालक के चोट है और जो एक बच्ची गुड़िया है वो यहाँ से हॉस्पिटल में आई है, उसके चोट है। और वैसे खास 3-4 बच्चे थे, सबका थोड़ी मोड़ी चोट है। 5-6 बच्चे हैं जो घायल हुए। हाँ जी, घायल हुए हैं और एक पे ज्यादा चोट है। और जो रिक्शा चालक है वो उसके फ्रैक्चर है पैर में, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल में जा रहे थे जैसे 10। वहीं बता दें, नोएडा फायर सर्विस के सीएफओ प्रदीप चौबे एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि वे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएफओ प्रदीप चौबे ने लखनऊ में बैठे उच्च अधिकारियों को गुमराह किया है, जबकि एडीजी पद्मजा चौहान द्वारा सभी सीएफओ, डिप्टी डायरेक्टर और प्रभारियों को तैराकी प्रशिक्षण देने के स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे। 2023 में फायर मुख्यालय से FSSO लीडिंग फायरमैन और फायरमैन को स्विमिंग ट्रेनिंग का लेटर भी जारी हुआ था, लेकिन नोएडा में आदेशों की अनदेखी की गई। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवराज की सड़क हादसे में मौत के मामले में जांच तेज हो गई है।
फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा। टीम द्वारा सड़क की नाप तौल कर सबूत जुटाए जा रहे हैं। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रदेश की एकमात्र ISO सर्टिफाइड कमिश्नरी होने के बावजूद अब यहां शातिर अपराधी खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हुए रीलबाज बनते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक अवैध हथियार और जिंदा कारतूस लहराते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के अंतर्गत गिझोड़ गांव का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी बिना किसी डर के हथियारों के साथ स्टंट करते रील बना रहे हैं। वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया और अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही और जल्दी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में इस तरह का वीडियो सामने आना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल नोएडा के कुलसरा इलाके में हिंडन नदी के नीचे बोरों में मांस के टुकड़े भरे मिलने से हड़कंप मच गया। खुले में जानवरों की खाल और अन्य पशुओं के अवशेष मिलने के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा। सूत्रों के मुताबिक मौके से गौ मांस मिलने की भी सूचना है, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मिलते ही थाना इकोटेक 3 पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मांस के सैंपल जांच के लिए भेज दिए और आसपास के इलाके में लगे CCTV कैमरों की भी पड़ताल की जा रही। मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। वहीं बता दें, शामली पुलिस को अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना कोतवाली शामली पुलिस ने झिझाना नहर पुलिस पुल के पास से 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, 1 चाकू और चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शामली NP सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस को 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जिन्हें रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से हथियार और चोरी की बाइकें बरामद हुई। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अब्दुल कादिर पुत्र इरफान और आजम पुत्र नसीम निवासी पंसारियान थाना कोतवाली शामली के रूप में हुई। तलाशी में अब्दुल कादिर के पास से 315 बोर का तमंचा और 1 जिंदा कारतूस मिला, जबकि आजम के पास से अवैध चाकू बरामद हुआ। इसके साथ 4 चोरी की मोटरसाइकिलें भी पुलिस ने जब्त की है, जिनमें सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, HF डिलक्स और पैशन प्रो शामिल है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। अब्दुल कादिर पर पास्को एक्ट, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज है, जबकि आजम के खिलाफ भी चोरी और फर्जीवाड़े के कई मामले चल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दोनों बदमाश लंबे समय से क्षेत्र में वाहन चोरी का दहशत फैला रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आगे पुलिस की जांच जारी है। बता दें, नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों के हौसले एक बार फिर कानून को चुनौती देते नजर आ रहे। फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 71 में एक दुकानदार को खाने के पैसे मांगना भारी पड़ गया। आरोपी की नाराज दबंगों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की और उसे जबरन गाड़ी के बोनट पर बैठाकर करीब 2 किलोमीटर तक घुमाते रहे। इस दौरान मौके पर पुलिस नजर नहीं आई। गंभीर रूप से घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। बता दें आपको, दबंगों ने दुकानदार से बेरहमी से मारपीट की और पैसे मांगने पर गाड़ी के बोनट पर बैठाकर उसे कम से कम 2 किलोमीटर घुमाया। घटना सेक्टर 71 का है। दबंगों ने जहां दुकानदार को बेरहमी से पीटा और पैसे के लिए बोनट पर बैठाकर घुमाया। वहीं राजधानी दिल्ली पहले की तरह ठंड की मार झेल रही। ऐसे में अब एक और परेशानी उनके लिए सिर दर्द बढ़ाने वाली है, वो है पानी की किल्लत। दिल्ली के करीब 28 इलाकों में 21 और 22 जनवरी को पानी नहीं आएगा। इस बात की जानकारी खुद जल बोर्ड ने दी है। ये कटौती बुनियादी ढांचे की रखरखाव और नई पाइपलाइनों को जोड़ने के काम की वजह से की जा रही। दिल्ली जल बोर्ड की एडवाइजरी के मुताबिक
सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और हैदरपुर प्लांट से जुड़ी मेन पाइप लाइनों में रिपेयरिंग का काम होगा। इस दौरान कई इलाकों में इंटरकनेक्शन का काम भी होगा, जिसकी वजह से कई घंटे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। दिल्ली के 28 इलाके ऐसे हैं जो जल संकट से प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को ये सलाह दी है कि वो पानी की किल्लत से बचने के लिए पहले से ही अच्छे से स्टोर कर लें। रोजमर्रा और पीने का पानी का खास तौर पर ध्यान रखें। जल बोर्ड ने अपील की है कि इस पानी को सिर्फ जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करें, जिन कामों में पानी ज्यादा लगता है। और उन्हें जल बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो पानी के टैंकर के लिए लोकल कार्यालय या सेंट्रल हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं बता दें, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मेट्रो फेज 5 के तहत 3 नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी कर दिया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमति लागत 14,630.80 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि कुल अनुमति लागत में से दिल्ली सरकार को 3,386 करोड़ 18 लाख रुपए देने हैं। दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के बजट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी को 47 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क के निर्माण कार्य को और रफ्तार मिलेगी। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि प्रदूषण और सड़क जाम जैसी समस्याओं को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।